नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का क्लास में स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। तो जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे अतीत कक्षा 8 पाठ नंबर 5 जब जनता बगावत करती है। इस पाठ के माध्यम से हम बगावत के बारे में पढ़ेंगे कि बगावत का क्या सही मायने में अर्थ क्या है और क्यों बगावत हुई, किसके विरुद्ध बगावत हुई, क्या कारण थे बगावत के। इस पाठ में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे पाठ को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है जनता जब बगावत करती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला जो थे ये कौन थे? बंगाल के नवाब। और ये क्या था? ये एक सेनापति था। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जो सेनापति हुआ करते थे और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। लेकिन हुआ क्या, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और सिराजुद्दौला हार गया। तो प्लासी का युद्ध जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीती तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, ये प्रांत जो था, ये प्लासी जो है ये बंगाल में, ठीक है, तो बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया और उसका नियंत्रण इतना ज्यादा प्रभावकारी हुआ कि उसने धीरे धीरे करके लगभग संपूर्ण भारत के जितने भी क्षेत्रफल थे उन पर अपना जो है अधिकार करना शुरू कर दिया। तो 1757 से लेकर 1857 तक 1757 से लेकर 1857 तक इन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया, भारत को पूरी तरीके से खोखला कर दिया और भारत के आर्थिक संसाधनों को पूरी तरीके से जो है वो निचोड़ लिया। तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब देश एकजुट हो गया, देश के सिपाही, जमींदार, दूसरे राजा, ये सब एकजुट हो गए, तो उन सब ने मिलकर क्या कर दी? बगावत कर दी। बगावत कर दी, किसके खिलाफ कर दी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने मिलकर बगावत कर दी। ठीक है बेटा, तो 100 सालों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को इतना ज्यादा जो है शोषण किया कि सभी लोग इससे परेशान हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़कर फेंकने की इन्होंने मन में ठान ली। ठीक है, तो इस बगावत का जो कारण था, हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे। जो तात्कालिक कारण था पहले मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। देखो होता क्या है, बैराकपुर जो है ये बंगाल में एक छावनी है। बैराकपुर बंगाल में एक छावनी है। इस बैराकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। इस सैनिक विद्रोह का जो कारण था, सबसे पहले बैराकपुर की बंगाल की छावनी में सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह किसके खिलाफ होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होता है। और इसका जो कारण था वो कारण था कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का
लगा होना। ठीक है, तो बैराकपुर की छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। उस सैनिक विद्रोह का कारण था कारतूस में उस समय अंग्रेजों ने एक राइफल दी थी सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए। उस राइफल का नाम एनफील्ड राइफल था। उस राइफल में कारतूस डाली जाती थी और कारतूस में ये बात सैनिकों में ये बात फैल गई कि जो कारतूस इस्तेमाल की जा रही है उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो सैनिक इस बात से नाराज हो गए और सैनिकों को ये लगने लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं उनके धर्म को जो है वो भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के सिपाही जो है वो शामिल थे। तो सैनिकों में इस बात का रोष हो गया और सैनिकों ने बैराकपुर में जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस सैनिक विद्रोह का जो नेतृत्व था मंगल पांडे। मंगल पांडे जो था ये सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। तो मंगल पांडे ने अपने ही अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी और अंग्रेजों से बोला कि हम इस तरह की कारतूसों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब अंग्रेजों ने इनको दबाने की कोशिश की तो मंगल पांडे ने अपने ही अंग्रेज अधिकारियों पे गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। और हुआ क्या, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और इसको फांसी, मंगल पांडे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो मंगल पांडे को जब मार दिया गया, इसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो ये सैनिक विद्रोह क्या था, ये सैनिक विद्रोह और ज्यादा तेज हो गया क्योंकि सैनिकों ने अपना नेता खो दिया था। तो सैनिक जो है अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानने लगे थे। उसके बाद तो ये वाला जो कारण था, ये जो कारतूसों वाला कारण था, ये एक तरीके का तात्कालिक, इसको हम तात्कालिक कारण बोल सकते हैं कि जो एकदम से सैनिकों के सामने सैनिकों ने जिसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को जब ये बात मेरठ के सैनिकों में पहुंची कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो मेरठ के सैनिकों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया। मेरठ में भी क्या हुआ, सैनिक विद्रोह शुरू हो गया। मेरठ में सैनिक विद्रोह शुरू हो गया और इस सैनिक विद्रोह ने ये ठान लिया कि अब हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली पर अंग्रेजों पर आक्रमण करेंगे। तो मेरठ के जो सैनिक थे जिन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया और इन्होंने दिल्ली को कूच किया। ठीक है, यहाँ छोटी सी कहानी है कि दिल्ली में उस समय जो है बहादुर शाह जफर हुआ करते थे, जो लाल किला में जो है शासन कर रहे थे। और बहादुर शाह जफर जो है वो केवल नाम मात्र के बादशाह हुआ करते थे, उनको पेंशन अंग्रेजों ने दी हुई थी। तो सैनिक जो है वो लाल किले में आते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित करते हैं, क्योंकि वो मुगल सल्तनत से संबंधित होते हैं और मुगलों ने भारत पर काफी समय तक राज किया था। तो सैनिक जो है बहादुर शाह जफर को इस बात के लिए मना लेते हैं कि बहादुर शाह अंग्रेजों को भगाने में सैनिकों की मदद करेंगे। ठीक है, और बहादुर शाह जफर जो है वो राजी हो जाते हैं। तो मेरठ के जो सैनिक थे वो बहादुर शाह जफर के साथ मिल गए और बहादुर शाह जफर ने सैनिकों के साथ मिलकर ये बात जो है ठान ली कि वो अंग्रेजों को जो है देश से बाहर निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं तो जो है उम्मीद है कि आप बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो सभी बच्चे जो हैं इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की थी 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना जो है वो बादशाह घोषित कर दिया और बोला कि आप हमारे साथ युद्ध का नेतृत्व करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे ताकि हम अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर निकालकर फेंके। और बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिकों के साथ खड़े हो गए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कुछ कारण थे, इन कारणों के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे। एक कारण तो मैंने बताया कि कारतूसों पे गाय और सुअर की चर्बी थी जिसका विरोध सैनिक कर रहे थे, लेकिन ये विद्रोह एकदम से खड़ा नहीं हो गया। सैनिकों में 100 साल के अंदर जो विद्रोह, जो ये भावना थी हिंदुस्तानियों में, मैंने तुम्हें बताया कि 100 सालों में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का इतना शोषण किया कि हिंदुस्तानी उनसे परेशान हो गए। इसीलिए हिंदुस्तानियों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकने का निश्चय किया। तो यहाँ हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों से खफा चल रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कारण आता है, अगर हम बात करते हैं कारणों की,
के कारण। तो विद्रोह के कारण में पहला जो आता है वो आता है सैन्य कारण। सैन्य कारण में सिपाही जो थे वो अंग्रेजों से काफी नाराज चल रहे थे। पहली नाराजगी का जो कारण था उसमें समुद्र पार प्रशिक्षण। होता क्या था, अंग्रेज जो है हिंदुस्तानी सिपाहियों को समुद्र पार भेजते थे ताकि वो प्रशिक्षण कर सके, उनको ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन हिंदुस्तानी सिपाही समुद्र पार करना अपने धर्म और अपनी जाति के खिलाफ समझते थे और वो अंग्रेजों से इस बात के लिए काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि अंग्रेज उनको जो है जबरदस्ती समुद्र पार जो है ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। और समुद्र पार करना हिंदुस्तानी सिपाही उस समय अपने धर्म और जाति के खिलाफ जो है वो गलत समझते थे। ठीक है। इसके अलावा वेतन में अंतर। जो हिंदुस्तानी सिपाही थे और जो अंग्रेज सिपाही थे इनके वेतन में बहुत अंतर होता था। हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ जो है भेदभाव किया जाता था और अंग्रेजी सिपाहियों की जो है पदोन्नति की जाती थी, उनकी प्रमोशन की जाती थी, जबकि हिंदुस्तानी सिपाहियों की पदोन्नति प्रमोशन नहीं की जाती थी और उनको वेतन भी बहुत कम मिलता था। ठीक है। इसके बाद है बदसलूकी। जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके साथ अंग्रेज लोग बदसलूकी करते थे, अंग्रेज उनके साथ गाली गलौज करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे और हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो हिंदुस्तानी सिपाही जो है वो इस बात से नाराज चल रहे थे कि अंग्रेज जो है हमसे काम भी करवाते हैं और हमारे साथ जो है वो बदसलूकी करते हैं। तो ये कुछ सैन्य कारण थे जिसकी वजह से सिपाही जो है वो नाराज चल रहे थे। एक कारण तो हमने वहां डिस्कस किया, गाय और सूअर की चर्बी जो कारतूसों में लगी हुई थी। बाकी कुछ ये और कारण है जो सिपाहियों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे थे। दूसरा कारण है हड़प नीति। ठीक है। हुआ क्या, अंग्रेजों ने एक नीति बनाई हड़प नीति। इस हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने कई सारे जो राज्य थे, हिंदुस्तानी राजाओं के जो राज्य थे, उन राजाओं को हड़प लिया। हिंदुस्तानी राजाओं के राज्यों को हड़प लिया। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई। उस नीति के तहत अंग्रेजों ने ये बात कही कि अगर कोई भी राजा बिना किसी वारिस के मर जाता है तो अंग्रेज उस राजा के पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। और इस नीति को नाम दिया गया हड़प नीति। ठीक है। इस नीति को नाम क्या दिया, हड़प नीति। तो ये नीति जो है लॉर्ड डलहौजी, एक अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड डलहौजी, वो इस नीति को लेकर आते हैं और इस नीति के तहत कई सारे राज्य अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से छीन लिए और अपनी रियासतों में मिला लिए। जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, अवध, ठीक है, संबलपुर। ये कई सारे राज्य जो थे कि अंग्रेजों ने इस नीति के तहत हड़प लिए और राजाओं को ये बोल दिया कि आपका कोई वारिस नहीं है, आपके मरने के बाद आपके राज्य को हड़प लिया जाएगा, आपके राज्य को अंग्रेजी सेना अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसमें मिला दिया जाएगा। तो इसकी वजह से भी कई सारे रियासतें जो थी वो अंग्रेजों से नाराज चल रही थी। ठीक है। इसके बाद तीसरा कारण है धार्मिक कारण। इन कारणों की अगर बात की जाए तो धार्मिक कारण में सबसे पहले जो है वो आता है ईसाई धर्म का प्रचार। हुआ क्या, अंग्रेज जो है हिंदुस्तानी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे या धर्म परिवर्तन करवाते थे। ठीक है। तो ईसाई धर्म का उन्होंने हमारे देश में प्रचार करना शुरू किया। 1813 में हमारे देश में पहला ईसाई मिशनरीज जो है वो हिंदुस्तान में आया और अंग्रेजों ने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो लोगों को ये डर लगने लगा था कि अंग्रेज लोग जो है वो हिंदुस्तानी लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदुस्तानी लोगों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अंग्रेजों ने एक नीति और बनाई कि
कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी संपत्ति, उसके दादा परदादाओं की संपत्ति, उसकी अपनी संपत्ति रहेगी, उसमें अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अंग्रेज जो है लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी लोग उनसे काफी नाराज चल रहे थे। ठीक है, इसके बाद है सती प्रथा व अन्य सामाजिक प्रथाओं पर रोक। देखो होता क्या था, सती प्रथा व अन्य सामाजिक प्रथाओं पर रोक। उस समय हमारे देश में एक प्रथा चल रही थी, सती प्रथा। आप बच्चों को पता होगा कि सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी महिला का व्यक्ति मर जाता था तो उस महिला को अपने मृत व्यक्ति के जो उसका जो मृत पति होता था, व्यक्ति जो होता था, उसके साथ चिता पर जलना होता था। ठीक है, तो इस प्रथा को बोला जाता है सती प्रथा, कि एक महिला अपने पति की मृत्यु पर अपने पति के साथ चिता पर जलेगी। तो इस प्रथा को सती प्रथा बोला गया। और समाज में अन्य तरह की और भी कई सारी प्रथाएं चल रही थी जिनको अंग्रेजों ने बंद किया। और जब अंग्रेजों ने इन प्रथाओं को बंद किया तो हिंदुस्तानी लोगों को ये लगने लगा कि अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं हमारे धर्म और हमारे जो समाज की जो प्रथाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी लोग अंग्रेजों से नाराज चल रहे थे। ठीक है बेटा, एक कारण इसमें और आता है, अगर हम बात करते हैं आर्थिक कारण। ठीक है, एक कारण और है आर्थिक कारण। इस कारण में सबसे बड़ा कारण जो है जमींदारों की जमीनें छीनना। अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों की जमींदारी जो है वो छीन ली, जमींदारों की जमीनें छीन ली और जमींदारों को जो है भूमि से बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से जमींदार भी जो है अंग्रेजों से काफी नाराज चल रहे थे। और किसानों पर अधिक कर लगाना। अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगाया, जिसकी वजह से किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। किसान जो बेचारे उस समय बहुत गरीब थे, उन पर इतना ज्यादा कर थोप दिया जाता था कि वो उस कर को चुका पाने में असमर्थ होते थे। और अगर किसान कर नहीं चुकाता था, टैक्स नहीं देता था, तो किसान की जमीन को जो है छीन लिया जाता था और वो अंग्रेज अपने पास हथियार लेते थे। तो ये कई सारे कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों से हिंदुस्तानी लोग नाराज चल रहे थे। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन कारणों, ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा कि 100 सालों के अंदर अंदर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का शोषण किया, तो इन 100 सालों के अंदर अंदर अंग्रेजों ने इन सभी कारणों की वजह से अंग्रेजों का विरोध हुआ और हिंदुस्तानी लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात ठानी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर केंद्रों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वो केंद्र थे हिंदुस्तान में जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें शुरू हुई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बगावत के केंद्र, अगर हम बगावत के केंद्रों की बात करते हैं तो झांसी, इसके बाद कानपुर, फिर इसके बाद बिहार, इसके बाद लखनऊ, ठीक है, इसके बाद दिल्ली, फिर बरेली और फैजाबाद। ठीक है, ये कई सारे कारण थे जहां ये कई सारे जो केंद्र थे जहां से अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावतें हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिल्ली में,
तो दिल्ली में बख्त खान, बख्त खान, कानपुर में नाना साहब, बिहार में कुंवर जगदीश, बरेली में खान बहादुर, लखनऊ में हजरत महल, फैजाबाद में अहम, यहां लिखते हैं हम फैजाबाद का, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और झांसी में लक्ष्मी बाई, ठीक है। तो ये जो थे ये विद्रोह के केंद्र थे जहां से विद्रोही जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इनकी रियासत को भी अंग्रेजों ने छीन लिया था, ठीक है। लखनऊ से हजरत महल, लखनऊ जो है उस समय अवध में आता था। तो हुआ क्या था कि अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, अंग्रेजों ने उन पर कुशासन लगाया और उनको रियासत से बेदखल कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। और अंग्रेजों ने जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जेल में डाला तो लखनऊ उनकी बेगम वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और उनके बेटे ने लखनऊ से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। ये जो है रूप बदलने में काफी फेमस थे और अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का इनाम भी रखा था, ठीक है। बिहार से कुंवर जगदीश सिंह, कुंवर जगदीश सिंह ये जमींदार थे, इनकी जमींदारी को अंग्रेजों ने छीन लिया था जिसकी वजह से ये अंग्रेजों से बगावत कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। दिल्ली से बख्त खान, ये बहादुर शाह जफर के सेनापति थे जो अंग्रेजों से दिल्ली से लड़ रहे थे। और कानपुर से नाना साहब, क्योंकि नाना साहब जो थे इनको भी अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था जिसकी वजह से ये अंग्रेजों से बगावत कर रहे थे। तो ये कई सारे बगावत के केंद्र हैं। नक्शे में भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो है केंद्र जो है बगावत में कौन सा केंद्र कहां पर है। तो ये आप सभी बच्चे इनको बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार मैचिंग में पूछ लेता है और कई बार खाली स्थान में पूछ लेता है। तो सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि बगावत के कुछ केंद्र थे जहां से जो विद्रोह चल रहा था। और बेटा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये विद्रोह इतना ज्यादा जो भयंकर था लेकिन इस विद्रोह का अंत जो है बहुत जल्दी हो गया। करीब 1.5 साल के अंदर अंदर ये विद्रोह जो है अंग्रेजों ने दबा दिया और इस विद्रोह को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, ठीक है। परंतु ये विद्रोह जो है इस विद्रोह के खत्म होने के, इस विद्रोह की असफलता के कुछ कारण भी थे जिसकी पर हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह, अगर ये विद्रोह सक्सेसफुल होता तो हमारा देश 1857 में आजाद हो जाता। परंतु अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अपनी कूटनीति से, अपनी रणनीति से इस विद्रोह को दबा दिया और ये विद्रोह जो है पूर्ण रूप से असफल हो गया। तो अब हम इन विद्रोह की असफलता पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे विद्रोह की असफलता के कारण। तो इसमें पहला कारण जो है वो है हथियारों की या हम बोल सकते हैं आधुनिक हथियारों की कमी। जो विद्रोही थे इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, ये तीर भाले या तलवारों से लड़ते थे। और अंग्रेजों के पास जो है वो आधुनिक अत्याधुनिक हथियार थे, उनके पास राइफल होती थी, उनके पास बंदूकें होती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो आधुनिक हथियारों की कमी था। दूसरा सैनिक प्रशिक्षण।
सैनिक प्रशिक्षण, जो विद्रोही थे इनको सैनिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, विद्रोही की सेना को ठीक से प्रशिक्षण जो है नहीं मिलता, जबकि अंग्रेजों की जो सेना थी वो सही तरीके से प्रशिक्षित होती थी, उनको सही तरीके से टेक्निक पता होती थी लड़ने की, ठीक है, और उसी टेक्निक से ये विद्रोहियों पर आक्रमण करते थे, ठीक है, जो एक सबसे बड़ा कारण है असफलता का। तीसरा, एकता का अभाव। एकता का अभाव, विद्रोहियों में एकता का अभाव था, सभी अपने अपने राज्य अपने अपने रियासत के लिए लड़ रहे थे, इनमें कोई एकता नहीं थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ये बात पता लगी कि विद्रोहियों में एकता का अभाव है, और इस वजह से विद्रोह को जल्दी से जल्दी अंग्रेजों ने पूरे दमन के साथ दबा दिया। तो एकता का अभाव भी है वो असफलता का सबसे बड़ा कारण है। नेतृत्व का अभाव, ठीक है, नेतृत्व का अभाव, विद्रोहियों में नेतृत्व का अभाव था, उनको सही तरीके से कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, कोई उनकी दिशा निर्देश तय करने वाला नहीं था, सभी विद्रोही अलग अलग लड़ रहे थे, तो उनके अंदर जो है उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से जो है ये विद्रोह दबा दिया गया, ठीक है बेटा। तो नेतृत्व का अभाव जो है ये इसकी वजह से भी विद्रोह दबा दिया गया, और रणनीति का अभाव, विद्रोहियों में रणनीति की कमी थी, विद्रोही सही से रणनीति नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को उनकी रणनीति का पहले ही पता लग जाता था कि विद्रोही कौन सी रणनीति बनाएंगे या इनकी रणनीति क्या होगी। तो विद्रोहियों की रणनीति का सबसे बड़ा अभाव था कि वो ठीक से रणनीति नहीं बना पाते थे, और अगर रणनीति बना भी ली जाती थी तो उनकी रणनीति अंग्रेजों को पहले ही पता लग जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह था, जो बगावत थी, वो विद्रोह फेल हो गया और उस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, ठीक है बेटा। और जब ये विद्रोह, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, विद्रोह को जब अंग्रेजों ने दबा दिया तो उस विद्रोह के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया। जब विद्रोह को दबा दिया गया, जब अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया तो हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, ठीक है। होता क्या है, जब 1857 का विद्रोह दबा दिया जाता है तो इस विद्रोह की जो खबर है वो इंग्लैंड तक जाती है। जब इंग्लैंड को ये पता लगता है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों हिंदुस्तान में हुआ है और विद्रोह के कारण का पता लगता है, तो अंग्रेजों की जो रानी होती है उस समय, रानी विक्टोरिया, वो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है, और कहीं ना कहीं कारण जो है वो बगावत का ईस्ट इंडिया कंपनी को मानती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पर अत्याचार करती थी, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को विद्रोह के बाद समाप्त कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और ठीक है, तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाती है, और अब भारत जो है वो क्राउन के नियंत्रण में, क्राउन के नियंत्रण में मतलब, क्राउन का मतलब है यहां पे रानी का शासन, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और भारत पर किसका शासन होता है, भारत पर रानी का शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। और वायसराय पद को एक पद बनाया जाता है, वायसराय पद। रानी जो है वो एक वायसराय पद बनाती है भारत में, जो रानी के कामों को भारत में देखेगा, ठीक है। रानी के आदेश जो भी होंगे, रानी की जो भी आज्ञा होगी,
उन आज्ञाओं को भारत में लागू करेगा, उन पर अमल करेगा। तो ये वायसराय का काम था कि वो रानी के जो है कामों को भारत में अंजाम देगा। ठीक है, और ये पहला वायसराय जो बनता है 1857 में, जो वायसराय बनता है, या हम यहां लिख सकते हैं पहला जो वायसराय बनेगा वो बनता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है बेटा, पहला वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग बनता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले वायसराय बनते हैं और भारत में रानी के शासन को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आया? तो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से इस पार्ट को नोट करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि रानी जो है, जब रानी को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं की जमीनों को छीना है, राजाओं की संपत्ति को छीना है, तो ईस्ट इंडिया तो जो रानी होती है, वो रानी जब भारत पर अपने नियंत्रण करती है, तो रानी जो है राजाओं की संपत्ति होती है उनकी वापस कर देती है, जमींदारों की जमीनें वापस कर देती है, और जो राजाओं की हड़प नीति के तहत उनकी रियासतें छीनी गई थी, उन रियासतों को भी रानी राजाओं को वापस कर देती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि रानी कहीं ना कहीं अपने नियंत्रण के माध्यम से, अपने प्रभुत्व के माध्यम से भारत पर राज करने की नीति चलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 की विद्रोह की वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और रानी का शासन हमारे देश में शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक नया पद बनाया जाता है जिसको बनाया जाता है वायसराय। वायसराय पहले कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग हमारे देश के पहले वायसराय थे, जो रानी के नियंत्रण में काम करते हैं और रानी के कामों को भारत में अमल करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस पार्ट को नोट करेंगे और ध्यान से इस पार्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। कोई भी अगर समस्या आती है तो वीडियो को जो है अपने कमेंट में मेरे को बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और आगे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो से पार्ट को समझ सकें और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने कॉपी में, नोटबुक में जो है नोट कर सकें। थैंक यू।